चलिए शुरू करते हैं हम लोग पी ब्लॉक वाला पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस और ऑक्सीडेशन स्टेट और पूरा कंप्लीट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट का, इन सब हिस्सों में से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का हिस्सा। हम लोगों ने एस कर लिया है, पी कर लिया है, डी कर लिया है, एस कर लिया है, डी कर लिया और एफ कर लिया, मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड का पिछला सीरीज था जस्ट। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले पी ब्लॉक में जब भी आप बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको अब सिर्फ मेटल तो मिलने जा नहीं रहे, दोनों तरह के एलिमेंट्स मिलने जा रहे हैं, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। पहले ऊपर मैं नॉन मेटल्स लिख देता हूं, फिर नीचे मैं मेटल्स लिखता हूं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शायद आपको मालूम हो नॉन मेटल्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। शायद मालूम हो आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स का ग्रुप नंबर मैक्सिमम, ठीक है। और जो मिनिमम है वो है ग्रुप नंबर -8। ठीक है, और ये इस तरह से नेगेटिव आएगा। ग्रुप नंबर -8 जब आप करेंगे तो नेगेटिव आएगा। हाँ, एक जेनॉन वाले ग्रुप को छोड़ के वहां पे नेगेटिव नहीं आएगा। ग्रुप नंबर -8 जब करेंगे तो वो 8 से 0 पर जाएगा। अब आइए, जब आप मेटल की बातें करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो अब मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार फिर से ग्रुप नंबर है बेटा, बट इस बार जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है ग्रुप नंबर -2 नॉट 8। ऐसा क्यों सर, यहां पर क्यों नहीं ग्रुप नंबर -8 तक गया? अगर यहां आप ग्रुप नंबर -2 के नीचे उतरेंगे ना तो आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आने लगेगा, और मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोहिबिटेड है हम लोगों के सिलेबस में। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, हमारे सिलेबस में भी है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। नॉर्मली सामान्य तौर पर मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री आयन के फॉर्म में एक्वायर नहीं करता है। फ्री आयन के फॉर्म में, कंपाउंड में यदा कदा कभी कभार हो जाए, बट फ्री आयंस के फॉर्म में मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर नहीं करता, पॉजिटिव में रहता है। आ जाओ, क्या लिखोगे? एज it restricts negative range of oxidation state। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल दो तरह के एलिमेंट हुए। नॉन मेटल में मैक्सिमम गया बेटा ग्रुप नंबर और मिनिमम गया ग्रुप नंबर -8, जबकि मेटल में मैक्सिमम गया ग्रुप नंबर और मिनिमम गया ग्रुप नंबर -2। मेटल में ग्रुप नंबर -2 के नीचे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरी बात, पी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंसी वेरिएशन सामान्य तौर पर 2 यूनिट का होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। डी ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे, चूंकि वहां सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप बड़ा नहीं होता है। किसमें? डी ब्लॉक में। तो और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स फ्रीक्वेंटली पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट पी ब्लॉक के कंपाउंड्स ज्यादातर डायामैग्नेटिक होते हैं। इसीलिए 2 यूनिट की वैलेंसी यहां पर उसको डायामैग्नेटिक भी बनाती है, और थोड़ा सा रिलेटिवली आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बड़ा होता है पी ब्लॉक में डी के रेस्पेक्ट में। तो ये भी एक मैटर है, बट अभी उतना ज्यादा डीपली आप एंटर ना करें, आप सीधा देखें वैलेंसी वेरिएशन। वैलेंसी वेरिएशन by 2 units generally, by 2 units generally, जबकि डी ब्लॉक में यही वैलेंसी वेरिएशन कितना था? डी ब्लॉक में यही वैलेंसी वेरिएशन कितना था? 1 यूनिट का। एफ ब्लॉक में यही वैलेंसी वेरिएशन कितना था? 1 यूनिट का। जबकि पी ब्लॉक में यही वैलेंसी वेरिएशन कितना हुआ? 2 यूनिट का। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट का नहीं हो सकता, पी ब्लॉक में हो सकता, बट सामान्य तौर पर बातें हो रही है कि पी ब्लॉक में 2 यूनिट का वैलेंसी वेरिएशन। मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूं, आज अच्छे से सिंसियरली देखना आपको। मान लो अगर हमने लिया लो क्लोरीन, तो क्लोरीन 7A का है और मेटल है कि नॉन मेटल? सर बिल्कुल नॉन मेटल है। अच्छे से देखिएगा,
बिल्कुल नॉन मेटल है। तो मैक्सिमम कितना, ग्रुप नंबर +7 और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, तो 7 - 8 -1 हो गया। अब इस बीच में 2 यूनिट से आप वैरी करें, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद -1। क्लियर हुआ? ये जनरल रेंज है, ऐसा नहीं कि हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि बीच का नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, जनरली नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि बीच का 6 नहीं हो सकता, जनरली नहीं होते हैं। हो सकते हैं बट जनरली नहीं होते हैं। जैसे ClO3 पैरामैग्नेटिक है, होता है बीच में, +4 में ClO2 पैरामैग्नेटिक है, होता है बीच में। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे। अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो टीन, टीन 4A ग्रुप का है और ये क्या है, इस बार मेटल है। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, 4A का मेटल है, तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर +4 और मिनिमम ग्रुप नंबर -2। समझ रहे ना? अगर आप ग्रुप नंबर -2 के नीचे जाएंगे तो अब आपका जीरो और नेगेटिव की तरफ आने लगेगा धीरे धीरे। इसीलिए हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ग्रुप नंबर और ग्रुप नंबर -2 पर। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल हमने लिया, सल्फर ले लेता हूं, नॉन मेटल 6A का। जल्दी से देख लो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छे से देखो, मैक्सिमम ग्रुप नंबर मतलब +6, और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, 6 - 8 इक्वल्स टू -2। तो बेटा 6, 4, 2, 0, -2। सही है? ये ग्रुप नंबर पर हैं आप और ये ग्रुप नंबर -8 पर हैं आप। चूंकि नॉन मेटल है इसलिए यहां तक जाना है आपको। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर अपने कंपाउंड्स में सामान्य तौर पर शो नहीं करता है? अच्छे से सुन ले, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर अपने कंपाउंड में शो नहीं करता है? कंपाउंड बोल लो या जनरली वो सल्फर नहीं शो करता है, सोच के जवाब दे मुझे। सल्फर का इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट? सल्फर का इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी से आप जवाब दें। हाँ, मैंने बोला कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो अपने कंपाउंड में शो नहीं करता है। बताइए। कोई जवाब दो यार, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बना सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ये जेई मेन एग्जैक्टली 2011 में एक क्वेश्चन आया था, सल्फर के एलोट्रॉप पर बेस्ड था वो क्वेश्चन। उसमें ये एक ऑप्शन मेंशन करा था जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि सल्फर का इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट। एक जवाब तो देख रहा हूं मैं -2 का, और बताओ। और लोग, एक जवाब 0 का देख रहा हूं। आते जाइए, -2 0, -2 0। और लोग बताइए, सल्फर का इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो अपने कंपाउंड्स में सल्फर शो नहीं करता? फिर 0, 0 वाले लोग ज्यादा हैं। -2, -2 0, -2 0, बट अभी भी 0 वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं।
और लोग बताइए। हम्म, चलो मैं बताता हूं। आप लोग 0 और -2 में ही है, ठीक है। इसका सही जवाब है +2। -2 H2S में होता है यार, सल्फाइड में। इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का +2। सल्फर अपने कंपाउंड में सामान्य तौर पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। आप कोई कंपाउंड दिखा दे तो अब मैं जानूं। कुछ नहीं दिखेगा आपको सल्फर का +2 का कोई कंपाउंड नहीं। सामान्य तौर पर सल्फर वो रेयर है, रेयर मतलब जो नहीं होता, कभी कभार हो सकता, वो अलग मैटर है। तो ये चलो आपने देखा, खैर अभी उससे नहीं था मतलब, बट हमने चलो वो भी एक किया। अगले पेज में मैं आ रहा हूं और अब मैं मान लो वहां पे जो एग्जांपल लिखा क्लोरीन, टीन, सल्फर, एक बार लिखता हूं मैं लेड, लेड नहीं चलो इंडियम, इंडियम 3A का है और ये क्या है जी सर, मेटल है बिल्कुल। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम ग्रुप नंबर और मिनिमम ग्रुप नंबर -1। इसके नीचे जाओगे तो 0 और ये आएगा। और एक एग्जांपल देता हूं, फॉस्फोरस 5A का, मेटल है या नॉन मेटल, बिल्कुल सर नॉन मेटल। मैक्सिमम ग्रुप नंबर +5 और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, तो 5 - 8 -3 हुआ। मैक्सिमम ग्रुप नंबर +5 और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, 5 - 8, तो 5 - 8 हुआ, -3 हुआ। तो आ जाओ +5 +3 +1 -1 -3 हुआ ना। देख लो मैक्सिमम ग्रुप नंबर, मिनिमम ग्रुप नंबर -8 और दो दो यूनिट से वैलेंसी वैरी करना। एक बार फिर से मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, इनमें से कौन सा रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट, विच वन इज रेयर, जल्दी से जवाब दें। इनमें से कौन सा फास्फोरस का एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर से मैंने पूछा सल्फर की तरह, दिमाग लगाएं, दिमाग दौड़ाएं और बताएं मुझे प्लीज। हम लोगों ने जो पार्ट स्टार्ट किया था उसको किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो उसी का एक्सटेंशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये जो अपना पी ब्लॉक आयंस वाला पार्ट था, हम लोगों ने इसमें अभी तक जो डिस्कस करा था उसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं 2 मिनट के अंदर, फिर हम लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। पी ब्लॉक आयंस, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट्स, आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी पर बातचीत हो रही थी। मैंने आपको बोला था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज अपन समझे फिर उसके बाद स्टेबिलिटी पे बात हो, तो नॉन मेटल्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रुप नंबर और मिनिमम है ग्रुप नंबर -8। और ग्रुप नंबर -8 करने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा एक जेनॉन वाला फैमिली छोड़ के, ठीक है। और अगर मेटल्स पर आप बात करें तो हाँ, हालांकि यहां स्टार लगा लो तो बेटर है, क्योंकि आप समझ रहे हो मैंने जेनॉन वाले पार्ट को छोड़ के बातें करी, वहां पे नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा 8 - 8। मेटल्स को लेके बात करूं तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर था, बट मिनिमम जो है वो ग्रुप नंबर -8 है, सॉरी 2 है, क्योंकि अगर आप उसके नीचे जाएंगे तो कहानी ये हो जाएगी कि आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में भागेगा। और बहुत क्लियर कट हमने आपको बताया है कि मेटल का नेगेटिव में सामान्य तौर पर फ्री मेटल आयन में नहीं होता है, हाँ होता है बट इन प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक लिगेंड्स होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख पाएंगे फ्री आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं वहां पर नेगेटिव नहीं होता। इसलिए वी हैव टू कन्फाइन द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट इट्स मिनिमम बॉर्डर लेवल, क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर -2, उसके नीचे बियॉन्ड वी कांट गो। अब हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन 7A का नॉन मेटल उठा लो, तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर, मिनिमम ग्रुप नंबर -8, तो 7 - 8 -1 तक गया बेटा। और एक बात, वैलेंसी वेरिएशन 2 यूनिट्स की होती है जनरली,
सामान्य तौर पे देखा जाता है कि 2 यूनिट्स के वैलेंसी वेरिएशन पे जो उनके कंपाउंड्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर आप 1 यूनिट का वैलेंसी वेरिएशन लेके करोगे तो वो पैरामैग्नेटिक होने लगेगा। आप ट्राई करके देखना, जैसे ClF3 इज डायामैग्नेटिक, ठीक है, बट ClF4 करोगे तो वो पैरामैग्नेटिक होने जाएगा। ClF5 फिर डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 यूनिट का वैलेंसी वेरिएशन जनरली शो करता है। और ट्रांजिशन मेटल को तो कंपाउंड एक एक यूनिट का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, अनलेस कि D0 या D10 ना हो जाए, बाकी सारे पैरा ही होते हैं, ठीक है। वो भी क्लियर समझ में आया। 3 4A हमने मेटल लिया तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर बेटा +4 और मिनिमम ग्रुप नंबर, चूंकि मेटल है तो ग्रुप नंबर -2 +2 पे जाके रुक गया। 6A सल्फर नॉन मेटल लिया, मैक्सिमम ग्रुप नंबर +6 और मिनिमम ग्रुप नंबर -8 पर गए तो -2। हमने एक बड़ा अच्छा सा सवाल आप लोगों से किया था और 2-4 मिनट इस पे हम लोगों ने वक्त भी बिताया था कि सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रेयर है जो उसके कंपाउंड्स में नहीं दिखता, दैट वन इज +2। इसके बाद हमने इंडियम लिया, 3A एलिमेंट, 3A का मेटल लिया हमने। तो यहां पे क्या है, फिर से मेटल है तो +3 और +1 ग्रुप नंबर -2। फास्फोरस लिया +5 से -3 तक, 5 -8 तो -3। फिर हमने एक आखिरी सवाल पूछा था कि इनमें से कौन एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप लोगों ने जवाब दिया था +1, मुझे याद है। तो +1 फास्फोरस का एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक इसका रेयर। आप फास्फोरस का -3 में कंपाउंड देख लोगे फास्फीन, -1 में देख लोगे, सॉरी +1 नहीं, -1, सॉरी 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 सॉरी, +1 में देख लोगे बट -1 में नहीं दिखेगा रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ट्राई करना चाहते हो, देखो मैं दिखा लूं। फास्फीन ले लो PH3, ये पॉइजनस गैस होता है फास्फीन, पॉइजनस गैस होता है, आपको पढ़ना है। चूहे का दवा खाने के बाद जो रैट पॉइजन है रोडेंटाइट, उसमें फास्फीन ही बनता है, इसलिए चूहे की डेथ होती है। तो यहां पर फास्फोरस का -3 है क्योंकि हाइड्रोजन +1, H3PO2, यहां पर फास्फोरस +1 है ना, इसको क्या बोलते हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। +3 और +5 तो धीरे धीरे कॉमन है, खैर एनीवेज। आइए अब दूसरे और एग्जांपल्स पे यहां से हम लोग इसको कैरी ऑन करें, आ जाइए। मैं देता हूं जेनॉन, सर 8A नॉन मेटल, तो मैक्सिमम ग्रुप नंबर +8 और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, मतलब 0 तक चला जाएगा। +8 +6 +4 +2 और 0, तो 0 तो एलिमेंटल फॉर्म आ गया ना, 0 अगर आ गया तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म है, तो 0 तो हर किसी का होता है। आप +2 में एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल ले लें, XeF2, XeO भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली, XeO हाईली अनस्टेबल है एकदम। तो आप जान लो कि अगर XeO कंपाउंड आप कभी लिख दोगे तो वो Xe+O2 में सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसका अपने आप ये टूट जाएगा Xe+O2। क्लियर है। उसी तरीके से Xe पर +4 का भी एग्जांपल ले लो, XeF4। सर XeO2 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, बट ये भी हाईली अनस्टेबल है, XeO2 भी हाईली अनस्टेबल है। अब आ जाओ +6 में लिखना चाहता हूं मैं, XeF6 हो गया, और XeO3। इस बार ये उतना स्टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ चलेगा। अब +8 में भी ले लो, XeF8 तो नहीं होता है, जान ले, डज नॉट एग्जिस्ट। 8 सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बनता। XeF8 तो नहीं होता है, XeF8 नहीं होता है, 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, पॉइंट। 8 सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बन सकता है। हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन बट बनता नहीं। तो XeF8 नहीं बनेगा, बट हाँ +8 में कंपाउंड है इसका, XeO4 भी होता है और XeO3F2 भी होता है, XeO4 भी हो सकता है, +8 वाला है, ठीक है। तो सर क्या ये
क्या मामला क्या, बिल्कुल नहीं, मैं प्रेशर देना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लो, क्या होता है क्या नहीं होता यार, तुरंत थोड़ी हो जाएगा ये सब, बिल्कुल तुरंत नहीं हो सकता, बट थोड़ा 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 अपना डाइजेशन एबिलिटी बढ़ाओ, इम्यून बढ़ाओ। क्या, एक तो ये आज मैंने अगर बता दिया तो ये आज के बाद ध्यान रखो, क्या, एक्सीओ का सेल्फ डिकम्पोजिशन, एक तो ये ध्यान में रखो, और एक ये हमने बता दिया क्या, एक्जीएफ8 का एग्जिस्ट नहीं करना। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। 8 सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं होता। एक्सियो हाईली अनस्टेबल, एक्सियो2 भी हाईली अनस्टेबल, तो ये दोनों का सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जैसे एक्सियो डिकम्पोज कर गया एक्सी प्लस O2 में। तो एक एक फैक्ट अगर ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आएगा ना, तो आपका ब्लॉक निकलते जाएगा निकलते जाएगा, एक साथ मैं लिख दूंगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो हमने दिखाया कि एक एग्जाम्पल और, चलो अगले पेज में और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिस्मत मैं लेता हूं, आ जाइए। बिस्मत क्या है सर, 5A का मेटल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सर +5, और मिनिमम ग्रुप नंबर -2, 5, 3। कुछ लोग ये बोलते हैं कि देख बेटा इसका +1 भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 यूनिट पर है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि बिस्मत का +1 भी होता है, ठीक है, अच्छे से आ जाए ये, लेकिन होता नहीं है। लेकिन देखो आपको मैं दिखाता हूं होता हुआ, लोग पढ़ाते भी हैं बिस्मत +1। एग्जाम्पल BiOCl का दिया जाता है, और BiOCl को तोड़ के दिखाया भी जाता है, Bi पर प्लस और OCl माइनस, और हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, मतलब ये कंपाउंड हो गया बिस्मथ 1 का हाइपोक्लोराइट, ये जो कंपाउंड हो गया ये क्या हो गया, बिस्मथ 1 का हाइपोक्लोराइट। और लोग आपको ये पढ़ाएंगे कि बिस्मथ का +1 होता है, और एग्जाम्पल में BiOCl देते हैं। आ जाइए अच्छे से, ये गलत है पूरे तरीके से, ये गलत है, बिस्मथ 1 नहीं होता है दोस्त, मैंने बोल दिया ना, बस 2 ही होता है। क्या, एक ग्रुप नंबर मेटल में और एक ग्रुप नंबर -2, दूसरा नहीं होता है, तो बिस्मथ 1 नहीं होता है। आ जाइए, तो सर BiOCl का मामला क्या है, BiOCl होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। BiOCl इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Bi पर 3 प्लस O पर डबल माइनस और +Cl माइनस। हाँ, ये दोनों मिलके ऑक्सोकैटायन बना लेते हैं। आपको याद करो मैंने करवाया है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने बोला है ये 3 फॉर्म हो सकता है, या तो फ्री एक्वस आयन, दूसरा हमने बोला ऑक्सोकैटायन, और तीसरा हमने बोला ऑक्सो एनायन। याद करें, करवाया हमने कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 3 फॉर्म में हो सकता है, अब डिपेंड करेगा उस पर चार्ज कैसा। अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो सिर्फ ऑक्सो एनायन के फॉर्म में रहेगा, जैसे Mn7+। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट चार्ज है तो वो तीनों में रह सकता है, जैसे टिटेनियम पर 4+, टिटेनियम 4+ फ्री आयन भी होता है, टिटेनियम 4+ ऑक्सोकैटायन भी होता है TiO पर डबल प्लस, और टिटेनियम 4+ ऑक्सो एनायन भी होता है TiO3 पर डबल माइनस, बताया था हमने। तो हमने आपको ये केस करवाया, तो बिस्मथ 3+ का ये ऑक्सोकैटायन है, मतलब BiOCl इज द कॉम्बिनेशन ऑफ BiO पर प्लस और +Cl माइनस। वहां नाम क्या था बेटा, वैनेडाइल टाइटेनाइल, यहां नाम क्या है, बिस्मदाइल क्लोराइड, बिस्मदाइल क्लोराइड। हाँ, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, आप इसको पानी में डालें ना आपको दिखेगा। अगर आप BiOCl को पानी में डालें तो वाटर में डालने के बाद ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेता है, क्योंकि पूरे तरीके से सॉल्युबल नहीं है, तो BiO पर प्लस और +Cl माइनस के फॉर्म में बनता है बिस्मदाइल क्लोराइड। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो एक और कंपाउंड में बता दे रहा हूं, SbOCl, आपको पढ़ना है बेटा, SbOCl, ये भी क्या है, SbO पर +Cl माइनस, दैट इज यहां भी एंटीमनी का 1+ नहीं है 3+। तो लोग आपको आएंगे, जाल बिछाएंगे, अनाप शनाप चीज पढ़ाएंगे,
और आपको बड़ा अच्छा फील होगा, वाह मोदी जी वाह, BiOCl, Bi प्लस OCl माइनस, इसमें तो OCl माइनस अपने को पता था, तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकाल लिया। ये गलत है पूरा का पूरा। BiOCl एग्जाम्पल होता जरूर है, बट ये बिस्मथ 1 का क्लोराइड नहीं है, ये बिस्मथ 1 का हाइपोक्लोराइड नहीं है, ये बिस्मथ 3 का क्लोराइड है, जहां ऑक्सो कैटायन है BiO पर प्लस Cl माइनस। क्या यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? एक बार मेरे को ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मामला जो भी डाउट है आप पूछ लें। मेटल नॉन मेटल का हमने यहां पे रेंज अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के आपसे डिस्कस करा है। हमने ये भी बताया कि फास्फोरस का एक -1 रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का +2 रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनर्ट नोबल गैसेज में जैसे जेनॉन का लेके दिखाया, नेगेटिव नहीं हो सकता इसका पॉसिबल। +2 में इसका फ्लोराइड बनता है, बट +8 में ऑक्साइड नहीं बनता। +2 में ऑक्साइड नहीं बनता या हाईली अनस्टेबल है, तो +8 में ऑक्साइड बनता है। आप उल्टा इफेक्ट देख पा रहे हैं, +2 में ऑक्साइड नहीं बना, फ्लोराइड बना, और +8 में फ्लोराइड नहीं बना, ऑक्साइड बना। तो बहुत अच्छा ये एरिया हमने डिस्कस करा है। और बिस्मथ का हमने बताया कि 5 होता है, 3 होता है, बट 1 नहीं होता है। लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए, मतलब लोगों को नहीं, जिसको पता है वो बिस्मथ का +1 यूट्यूब पे धरल्ले लोग अनाप शनाप चीज पढ़ा रहे हैं, तो बिस्मथ का +1 पढ़ा देते हैं कि होता है, और उसका एग्जाम्पल भी BiOCl करवा देते हैं। तो ये चीजें पूरी तरीके से गलत है। क्या अच्छे से समझ में आया यहां तक चीजें? एक बार आप कंफर्म करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज बताएं मुझे यहां तक एकदम कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ लें, या एकदम क्लियर है तो एकदम बताएं हाँ सर अच्छे से क्लियर है प्लीज। अब आइए, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अब स्टेबिलिटी पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड स्टेबिलिटी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, मान लो एक ग्रुप 3 ले लिया, ठीक है, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब है कि हमारा एलिमेंट हमेशा ये कोशिश करता, मतलब चाहता है कि उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसका सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, टोटल, ठीक है। तो आप अगर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2s2 2p1 है, एल्यूमिनियम का देखें 3s2 3p1 है, गैलियम का देखो तो 4s2 3d10 और 4p1 है। कहानी यह है, इसमें आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन 2s और 2p दोनों बॉन्डिंग में जाएगा। इसीलिए बोरॉन का एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 हो जाता है, क्योंकि दोनों का दोनों बॉन्डिंग में जाएगा 2s 2p के बीच स्मॉल एनर्जी गैप के कारण, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैलेंस वाला, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये दोनों जाएगा। एल्यूमिनियम में भी दोनों का दोनों जाएगा भाई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3p के बीच कोई बड़ा गैप रहता ना, 3p जाए 3s ना जाए, तो गैप तो बेटा वैसा है नहीं, इसलिए इसका भी एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या लोग, क्या है, एकदम +3 जनरल, और इसका तो इनफैक्ट फिक्स है, फिक्स्ड भी है। चलिए खैर, बोरॉन के केस में +3 -3 दोनों होता है, इसलिए हमने फिक्स नहीं लिखा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन से आया तो बोरॉन +3 में रहेगा, बट बोरॉन से लेस आएगा तो बोरॉन -3 में आएगा, जैसे बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, ठीक है, तो वहां पर बोरॉन माइनस में होता है। खैर ध्यान नहीं देना, किसी के दिमाग में आ रहा हो क्यों ध्यान ना दूं सर, कंपाउंड तो पढ़ना है ही। Mg3b2, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैग्नीशियम से ज्यादा होती है बोरॉन की, क्योंकि बोरॉन 2.0 और मैग्नीशियम 1.2 है, तो इसीलिए बोरॉन का नेगेटिव हो जाएगा -3 और मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए ना। तो -3 वहां हो गया, बट जनरल क्या है उसका +3। अब आज गैलियम की बातें मैं कर रहा हूं। गैलियम में 4s और 4p के बीच एक गैप है ना, तो 4p अगर ये लूज करेगा तो +1 दिखाएगा,
और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों है, 4s भी और 4p भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी है, ये भी, ये दोनों ही वैलेंस है। तो वैलेंस तो बेटा सारा जाना चाहता है, तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा, तो पहले तो बाहर वाला जाएगा, और बाहर 4p है, आपने पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से, s के बाहर p होता है उसी सेल का, है ना, और d उसी सेल का, d उसी सेल का, ये उसी सेल का नहीं, ये अंदर वाला है, d और f और बाहर होता है। और आप इस चीज को बोलते हैं पेनिट्रेशन, कि पेनिट्रेशन अंदर है तो साइज बाहर की तरफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, तो बाहर वाला ये +1 और अंदर वाला अगर लूज हुआ तो +3, बाहर वाला अगर +1 अंदर वाला गया तो +3, क्योंकि 1 के बाद 2 और एक्स्ट्रा गया। मेरा ये कहना है, चलो ये हमने दिखा दिया कि गैलियम ने +1 भी शो किया और गैलियम ने +3 भी शो किया। मेरा अब ये पूछना है, गैलियम को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? है तो दोनों, अगर इसने Np लूज किया तो +1, और अगर इसने NS भी लूज कर दिया साथ में, सिर्फ NS तो लूज नहीं हो सकता, पहले बाहर वाला लूज होगा और बाहर Np है, तो पहले +1 होगा, फिर वो भी लूज किया तो +3। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, गैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा, +1 को या +3 को? जल्दी जवाब दे। गैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी ज्यादा दिखाएगा, +1 या +3? बताइए। और हाँ, जो जिनके दिमाग में जवाब आ जाए वो तुरंत ये भी बताएं कि वजह क्या, अगर आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना चाहते हैं तो क्यों, वाई, वो भी बोलना। गैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट को, +1, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने +1 लिखा, वेरी गुड। सारे लोग +1 बता रहे। एक बेटा, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसका सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाए, सबका सब जाए, हर एलिमेंट चाहता है अधिक से अधिक नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और उससे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। स्टेबिलिटी बढ़ाने का वो एक तरीका है बॉन्ड बनाना, जो आप 9th-10th में बोलते हो ऑक्टेट कंप्लीट करना। एक्चुअली ऑक्टेट कंप्लीट करना इज नॉट अ थिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि उससे भी एनर्जी घटती है, और कई बार ऑक्टेट से और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना करके भी एनर्जी घटती है। नहीं तो जेनॉन फिर क्यों बॉन्ड बनाएगा भाई, उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है, नेचर है, वो उससे रिलेटेड है कि पोटेंशियल एनर्जी को लो करना। अब आपका ऑक्टेट से पहले लो हो, आगे लो हो, और लो हो, और लो हो, तो आप करते जाओ। और सामान्य तौर पर यह थ्योरी है कि कोई भी एलिमेंट अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो गैलियम 1 और 2, ये वाला 1 और वो वाला 2, मतलब 3 का 3 सब लूज करना चाहेगा। नहीं कब करना चाहता, यदि इसको लूज करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट आप भूल रहे हैं, हमने आपको करवाया, आपके दिमाग से स्लिप कर रहा है क्या, 4s और 3d की एनर्जी क्लोज होती है, 4s और 3d की एनर्जी क्लोज होती है, इसीलिए इन दोनों के बीच बड़ा एनर्जी गैप नहीं है। दोस्त कहां हो यार, कहां हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? हमने बोला स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी +1 से ज्यादा +3 की होगी, 3 शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कारण क्या है, रीजन देख लो, एनर्जी 4s से मामूली ज्यादा होती है 3d की। हमने कितनी बार पढ़ाया है, एनर्जी 4s और 3d की बहुत क्लोज है, 5s और 4d की और ज्यादा क्लोज है। यही तो वजह था कि मैग्नीज ने क्यों 4s के बाद सारे 3d को घसीट लिया बॉन्डिंग में, क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्लोज है, एकदम डिजेनरेट है ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट डिजेनरेट हो गए 4s और 3d।
यही वजह है कि 4p और 4s के बीच का एनर्जी गैप लार्ज नहीं है। तो गैलियम सारे इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में ले आएगा, +1 और ये 4s और 4p दोनों को, 4p और 4s दोनों को। तो अल्टीमेटली आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ज्यादा है। स्टेबल दोनों है बट 3 ज्यादा है। दिस इज मोर स्टेबल और वो वाला कम स्टेबल। क्या आपको समझ में ये लॉजिक आया? सभी लोग हाँ या ना टाइप करें, जल्दी बताएं मेरे को। क्या ये क्लियर हुआ कि क्यों गैलियम का +3 मोर स्टेबल हुआ +1 से? क्योंकि हमने समझाया हर एलिमेंट चाहता है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में अपना सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालना, अनलेस कि उसको प्रॉब्लम ना हो। सभी लोग बताएं, इसको लूज करने से +1 और इसको लूज करने से +3, और एक बार फिर से बातें हो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, तो एक बार फिर से स्टेबिलिटी +1 से ज्यादा +3 की। ये मोर स्टेबल हो गया और वो लेस स्टेबल हो गया। और क्या हमने रीजन दिया? क्या हमने रीजन दिया बेटा? हमने रीजन दिया कि एनर्जी 5s से ज्यादा है 4d की, लेकिन एक्सेसिव क्लोज है, और ज्यादा क्लोज है, इससे भी ज्यादा क्लोज। हमने पढ़ाया हुआ आपको। सभी लोग बताएं क्लियर हुआ ये मामला? क्यों स्टेबिलिटी +3 की ज्यादा हुई गैलियम और इंडियम में? क्लियर बताएं जल्दी से प्लीज। अब आ जाओ, मैं थैलियम की भी बात करूं, बट पहले आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं, या डाउट है तो डाउट को टाइप करो जल्दी। यस सर, क्लियर, गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आ जाओ, मैं थैलियम की बातें कर रहा हूं। थैलियम आ जाओ अच्छे से। जेनॉन 6s2, 4f14, 5d10 और 6p1। आ जाइए, अब मामला बदल चुका है। +1 एंड यहां पे क्या लिखा यार, +3 लिखा था ना, +1 और +3। इस बार 4f के प्रेजेंस के कारण इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप लार्ज है। लार्ज 6s 6p एनर्जी गैप साफ दिख रहा होगा। इसीलिए हेलियम अपने 6s इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भेजने के तरफ इनर्टनेस शो करेगा। हेलियम अपने 6s पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भेजने के तरफ इनर्टनेस शो करेगा। 6p को तो बहुत आसानी से भेज देगा, बट 6s को बॉन्डिंग में भेजने की तरफ इनर्टनेस शो करेगा, क्योंकि 6s और 6p की एनर्जी गैप लार्ज है। एज अ रिजल्ट इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भेजने के तरफ जो इनर्टनेस है, इसका इफेक्ट यह होगा कि जहां सारे एलिमेंट टकाटक +3 दिखा रहे हैं, वहीं थैलियम +1 दिखाएगा, +3 नहीं। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्टनेस शो करना पेयर s इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्डिंग में जाने के लिए, क्योंकि 6s और 6p की एनर्जी गैप लार्ज है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। इसका इफेक्ट यह है कि बाकी एलिमेंट जहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेंगे, वहीं पर थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से ड्रॉप हो जाएगा। थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आ जाओ, यहां पे हमने लिखा इस तरह से, स्टेबिलिटी क्या हो गई? स्टेबिलिटी इस बार +1 की ज्यादा +3 से, और कहानी ऐसी हो गई कि 3 को बनाना मतलब बहुत मुश्किल है, तो दिस बिकम्स अनस्टेबल। अभी तक कोई अनस्टेबल नहीं हुआ था, यह अनस्टेबल हो गया, और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये वाला हमारा स्टेबल हुआ।
ये वाला हमारा स्टेबल हुआ। तो अब मुझे ये बताएं आप अच्छे से, ये क्लियर हुआ आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला मामला या नहीं? प्लीज सभी लोग एक बार बताएं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आइए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके बारे में पॉइंट्स देखें। सबसे पहला पॉइंट, ये आपने देखा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर लागू होता है। अगला पॉइंट आपने देखा, इससे ये एक बीमारी हुई, इस बीमारी से सिर्फ और सिर्फ अकेले कौन सफर करता है? सबसे निचला हेवी मेंबर। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बीमारी हुई, इस बीमारी से कौन सफर कर रहा है? सबसे निचला हेवी मेंबर। किसी और में ये बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबसे निचला जो हेवी मेंबर है वो वाला इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। ठीक है, कि वो अपने पेयर्ड 6s ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में भेजना नहीं चाह रहा। चलो मैं लिख देता हूं इस चीज को, 6th पीरियड मेंबर्स। अगला पॉइंट आइए, ड्यू टू लार्ज 6s 6p एनर्जी गैप, सिक्स्थ पीरियड members show an inertness towards participation in bonding of paired 6s electrons या ऑर्बिटल बोलते हैं। As an effect, their stable valencies decreased by 2 units। ठीक है, उनकी जो स्टेबल वैलेंसी है दैट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट सफर करेगा इससे, सिर्फ 6 पीरियड मेंबर सफर करेगा ड्यू टू लार्ज, किस वजह से? लार्ज 6s 6p एनर्जी गैप के कारण 6th पीरियड मेंबर शो एन इनर्टनेस टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, इन छूट गया, पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग ऑफ पेयर्ड 6s ऑर्बिटल। एज एन इफेक्ट क्या हो गया? तो उनका जो स्टेबल वैलेंसी है वो डिक्रीज कर गया, कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। आप इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो इससे कौन सफर करेगा, जरा गौर करें, ध्यान से देखिए अच्छे से। 3a ग्रुप से बेटा एक एलिमेंट इसमें सिर्फ सफर करेगा, थैलियम। 4a से एक ही एलिमेंट सफर करेगा, लेड। 5a से एक ही एलिमेंट सफर करेगा, बिस्मथ। समझ रहे हो ना? और आगे भी जा सकते हो, बट हमारे सिलेबस में यही 3 ग्रुप है, जिसमें ये दोनों 11th का पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट 12th का है। तो तीनों को हमें पढ़ना है एक साथ, कॉम्पिटिटिव एक साथ आती हैं चीजें। तो चलो अब मैं अगले पेज में बोरॉन फैमिली वाले चीजों को लिखता हूं। क्लियर है? जहां पर आपका बाकी मेंबर्स, ध्यान से देखोगे, जहां पर आपका बाकी मेंबर्स, अदर मेंबर्स, स्टेबल वैलेंसी, मतलब पी ब्लॉक में हम लोग, पी ब्लॉक ग्रुप्स में हम लोग 2 हिस्से में बांट लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को, एक ग्रुप नंबर और एक ग्रुप नंबर -2। तो जो ग्रुप नंबर होगा वो निचला मेंबर छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स अच्छे से शो करेंगे,
और ग्रुप नंबर -2 सारे शो कर पाएंगे। मैं दिखा रहा हूं इस तरह से क्या हो गई कहानी। 3A ग्रुप। अब कंक्लूजन आ गया, गैलियम इंडियम थैलियम। आपने क्या देखा, इन दोनों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो गया। इसमें आपने देखा +1 +3 में ज्यादा स्टेबल, आपने देखा +1 +3 में ज्यादा स्टेबल, आपने देखा +1 +3 में इस बार ये हो गया। ठीक से देख लो, सही है ना। ये मोर स्टेबल, मोर लगा ही दो। ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, और इस बार ये क्या हो गया बेटा सर, ये अनस्टेबल, सही है, और ये स्टेबल, मोर स्टेबल। कहानी क्या दिख रही है, ऊपर की तरफ जाने पर ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +3। ऊपर की तरफ जाने पर ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +3। और नीचे की तरफ आने पर ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +1। नीचे की तरफ आने पर ठीक है, कौन सा है, +1। और ऊपर की तरफ जाने पर क्या, +3। तो आप अच्छे से देख ले, ऊपर वाला सिर्फ +3 शो करता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत क्लोज है। फिर बीच में 4s और 4p का गैप हल्का सा आता, हल्का सा, ना के बराबर। तो अभी भी वो +3 वाला ही है, बट अब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट का मामला कम से कम नहीं है। और सबसे निचले मेंबर आने में तो लार्ज गैप के कारण वो अनस्टेबल कर दिया आपको। तो ऊपर की तरफ जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिख रहा, और नीचे की तरफ आने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 दिख रहा। हालांकि इसमें अनडाउटेबली आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और एटोमाइजेशन सबका ये कॉम्बिनेशन है। जनरलाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा इस तरह से कि किसी भी पी ब्लॉक ग्रुप में जब जाओ, पी ब्लॉक किसी भी ग्रुप में अपवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू ग्रुप नंबर 1 इंक्रीजेज। ऊपर की तरफ जाने पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हुआ, सर ग्रुप नंबर। और नीचे की तरफ आने पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, ग्रुप नंबर -2 ना बेटा, 3 -2। क्योंकि -2 ही क्यों, एस वाले को घटा दिया हमने, सिर्फ पी लिया हमने। जैसे एस और पी इलेक्ट्रॉन मिला के ग्रुप नंबर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स मिला के ग्रुप नंबर, एस वाले को हटा लो तो ग्रुप नंबर -2, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू ग्रुप नंबर -2 इंक्रीजेज। ऊपर में ग्रुप नंबर और नीचे ग्रुप नंबर -2। और इनर्ट पेयर इफेक्ट से सिंगल जो सफर करेगा वो कौन, थैलियम। बाकी किसी में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा ही नहीं, सफर्स फ्रॉम इनर्ट पेयर इफेक्ट। लोगों को बीमारी है, पूरे पी ब्लॉक आया और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते हैं। सिर्फ थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, और दैट टू वो भी इसमें लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें नहीं, इसमें लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। लोगों से पूछो कि गैलियम का एक ज्यादा या स्टेबल या 3, लोग बोलेंगे 3। रीजन पूछो तो रीजन बोल देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये रीजन सही है, बिल्कुल ये रीजन सही नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सबसे निचले मेंबर पर लागू होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का काम स्टेबलाइज करना नहीं है, वो +3 को डिस्टेबलाइज करना है। आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ऊपर जाने पर +3 क्यों स्टेबल हुआ, तो इसका जवाब होगा NS और NP के बीच का एनर्जी गैप ऊपर बहुत कम है, नीचे D इलेक्ट्रॉन आने से थोड़ा सा बढ़ता है, और सबसे नीचे F इलेक्ट्रॉन आने से और ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए बॉन्डिंग में S और P दोनों का जाना सबसे ऊपर वाले तरफ एलिमेंट्स का आसान है, धीरे धीरे नीचे का S का जाना, P का जाना तो है ही आसान, बट S का जाना धीरे धीरे डिफिकल्ट है। और सिर्फ अगर ग्रुप नंबर -2 वाली बात करो, NP वाला, तो नीचे जाने पर NP इलेक्ट्रॉन्स दूर होता जा रहा है, इसलिए उसका बॉन्डिंग में जाना आसान हो रहा है। हालांकि सिर्फ आयोनाइजेशन से बातें नहीं होती है, आयोनाइजेशन के साथ हाइड्रेशन। अगर सिर्फ आयोनाइजेशन से सोचोगे तब तो थैलियम का आयोनाइजेशन बोरॉन के ठीक बाद होता है, याद करो। क्या बोला हमने, आप नहीं समझ में आया आपको मैंने क्या बोला।
मैंने बोला सिर्फ अगर आयोनाइजेशन से बात करोगे तो आयोनाइजेशन तो बोरॉन के बाद Ie1 सॉरी थैलियम होता है, बोरॉन के बाद थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। बहुत उल्टा पुल्टा होता है ये। तो ये अकेले आयोनाइजेशन से बातें नहीं हो रही है +1 में, आयोनाइजेशन का कंपेंसेशन हाइड्रेशन से कंबाइंड इफेक्ट की बातें हो रही है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अप द ग्रुप जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर, डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2, नीचे जाने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे निचले मेंबर पर लगा है वो डीस्टेबलाइजेशन इफेक्ट, स्टेबलाइजेशन इफेक्ट नहीं है। +3 का ऊपर जाने पर क्यों स्टेबलाइजेशन इफेक्ट लगा, क्यों स्टेबलाइज हुआ, उसका लॉजिक होगा NS और NP दोनों लूज करेगा एक साथ तब तो +3 शो करेगा। तो NS और P के बीच की गैप नहीं है, नीचे जाने पर D के कारण हल्का गैप बनता है और नीचे जाने पर F के कारण गैप बड़ा बनता है। तो ओवरऑल +3 का स्टेबलाइजेशन या ग्रुप नंबर का स्टेबलाइजेशन अप द ग्रुप है, और +1 का स्टेबलाइजेशन डाउन द ग्रुप क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर NP इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है दूर, पहले 2p फिर 3p फिर 4p फिर 5p फिर 6p, जितना दूर जाएगा तो आयोनाइजेशन का कंपेंसेशन हाइड्रेशन के थ्रू आसानी से हो रहा होगा, इसलिए ओवरऑल नीचे जाने पर +1 स्टेबल है या ग्रुप नंबर -2 स्टेबल है। क्या सभी लोगों को समझ में आया, हाँ या ना बताएं एक बार जल्दी से प्लीज। इनर्ट पेयर इफेक्ट हर जगह नहीं बोलना, सभी लोग बोले हाँ जल्दी से, बीच बीच में टाइप करते रहे, इससे अंदाजा लगता है कि आप सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। जल्दी। गुड। यहां तक का मामला क्लियर है अच्छे से या नहीं, सभी लोग बताइए। वेरी गुड। गुड। आइए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए गैलियम 1 एंड इंडियम 1 रेडॉक्स नेचर। गैलियम 1 और इंडियम 1 कैसा रेडॉक्स एजेंट, बताइए मुझे। गैलियम 1 और इंडियम 1 कैसा रेडॉक्स एजेंट, गैलियम 1 और इंडियम 1। एक सवाल आया है बड़ा प्यारा सा, सर इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लगते हैं? जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ पी ब्लॉक पे, क्योंकि यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS के बाद NS, NP के बाद NS है, जबकि डी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ NS है, इसीलिए क्लोज एनर्जी वाले वो डी को समेट लेता है बॉन्डिंग में। लेकिन यहां पर क्या है, NS और NP दोनों वैलेंस है, इसलिए ये दोनों पहले बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने पूछा गैलियम 1 और इंडियम 1 कौन सा एजेंट है। ये जो F14 के कारण एनर्जी गैप के कारण अंदर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक में निचले में पीरियड में 4F14 के पुअरिंग ऑफ शील्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज आइए, अभी गैलियम और इंडियम 1 अगर हमने लिखा दोनों का, तो बताना है आपको कि ये कौन सा एजेंट होगा, इसका रेडॉक्स नेचर। गैलियम 1 और इंडियम 1, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है, लिख दिया। और भी लोग बताएं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जवाब है।
वेरी गुड, शानदार, सारे लोग सही जा रहे हैं दोस्त। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सही है, गैलियम 1 और इंडियम 1, वेरी गुड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि इनको 3 में जाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। अब मैं पूछता हूं आपसे, ये क्या बोला जा सकता है, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे सवाल को, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताइए, क्या मैं इस यहां पे ये लिख सकता हूं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या नहीं? क्या मैं यहां लिख सकता हूं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या नहीं? क्या मैं लिख सकता हूं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या नहीं? गैलियम 1 और इंडियम 1 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या नहीं? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली exactly, नहीं लिख सकते हैं, किसी हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाओ, मेरा ये पूछना है थैलियम 3 कैसा एजेंट है, इसका रेडॉक्स नेचर क्या होगा? थैलियम 3 का रेडॉक्स नेचर क्या होगा? थैलियम 3 का रेडॉक्स नेचर क्या होगा? जल्दी, तेजी से, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। थैलियम 3 का रेडॉक्स नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी सही है जवाब। क्योंकि थैलियम 3 में नहीं रहना चाहेगा, वो 1 में जाना चाहेगा, और 1 स्टेबल है, ऊपर से 3 अनस्टेबल है, तो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या नहीं? जल्दी, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? हाँ या ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली, ग्रेट, गुड गोइंग, बहुत अच्छा, कीप इट अप, सही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, क्योंकि थैलियम 3 अनस्टेबल है और वो 1 में जाना चाहता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही तो वो डिस्टेबलाइज है। अगला सवाल मेरा, थैलियम 1 कैसा एजेंट है? जल्दी, थैलियम 1 कैसा एजेंट है? जल्दी से बताएं मुझे, थैलियम 1 कैसा रेडॉक्स एजेंट है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सही है भाई, बिल्कुल सही है, थैलियम 1 है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जैक्टली, एकदम सही है आप लोग, गुड, क्योंकि 1 3 में जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? जल्दी, एकदम तेजी से, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? थैलियम 1 वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, बिल्कुल सही है, क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? जल्दी बताइए ये भी। सोच समझ के, थैलियम 1 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल, ये 3 में नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरा ये पूछना है, क्या ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है ऐसा कि थैलियम 1 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही है, ये भी जवाब सही है, क्योंकि भैया थैलियम 1 3 में जाना नहीं चाहेगा, लोवेस्ट है तो उसकी मजबूरी है रिड्यूसिंग एजेंट होना, बट वो 3 में जाना नहीं चाहेगा, तो 3 में जाना नहीं चाहेगा तो वो वीक हो गया, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है, यस, नहीं जा सकता वो। तो आप लोगों ने सही पकड़ा। आ जाओ, अगर 4A ग्रुप कर रहा हूं, ऊपर के 2 मेंबर को छोड़ देता हूं, जैसे यहां पे बोरॉन एल्यूमिनियम को हमने छोड़ा, तो कार्बन सिलिकॉन को छोड़ देता हूं, बाकी जर्मेनियम टीन और लेड
तीन मेंबर है। अब इन तीनों मेंबर्स पर अच्छे से अपन काम करें, फिर से देख ले। जर्मेनियम का +2 और +4, +2 होगा, आप समझ रहे हैं, इसके पास NH2 NP2, तो जब ये NP2 को लूज करेगा तो +2 शो करेगा, और NS को लूज कर लेगा तो +4 शो करेगा। तो +2 +4 में एक बार फिर से मोर स्टेबल हो जाएगा +4 बेटा, और ये लेस स्टेबल हो जाएगा। एक बार फिर से +2 +4 में मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये लेस स्टेबल हो जाएगा। वहीं पर लेड में +2 और +4 में +4 फिर से मोर स्टेबल हो जाएगा, और +1 फिर से लेस स्टेबल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, क्या होगा आप समझ पा रहे हैं, ये वाला अनस्टेबल होगा, और इसके इनस्टेबिलिटी का जो रीजन होगा वो होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऊपर जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगा बेटा, +4 न रे, +4 होगा ना छोटू, और नीचे जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा लो, +2 ना, एग्जैक्टली नीचे आने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऊपर जाने पर +4, बिल्कुल सही है। आ जाइए अच्छे से देखिए। अब मैं बोलूंगा इस तरह से, जर्मेनियम 2 और टीन 2 कैसा एजेंट, जल्दी से देख लो। जर्मेनियम 2 और टीन 2 4 में जाना चाहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर मैं बात करूं लेड +4 कैसा एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, होगा ना। और अगर मैं बात करूं लेड 2 कैसा एजेंट होगा, तो 4 में जाना नहीं चाहेगा, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये दोनों ही किसके वजह से होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। ये हमने 4A ग्रुप डिस्कस किया, अब बारी है 5A ग्रुप की। आ जाओ जल्दी से। 5A, फिर से मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस को छोड़ दे रहा हूं, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 3 ग्रुप लिया जाए। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 3 ग्रुप लिया जाए। अब आर्सेनिक आप समझ पा रहे हैं, +3 से ज्यादा स्टेबल +5, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, +3 से ज्यादा स्टेबल +5, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, +3 ज्यादा स्टेबल +5 से NS बॉन्डिंग में नहीं डालना चाहेगा, अनस्टेबल और मोर स्टेबल। और आप इसी चीज को क्या बोलेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऊपर जाने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, नीचे आने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सही आ रहे हो। ऑल्सो आर्सेनिक 3 और एंटीमनी 3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दोनों 5 में जाने की टेंडेंसी रखेगा। और बिस्मथ 5 वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बिस्मथ 3 ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सब क्लियर हो गया होगा मामला बेटा। और ये दोनों ही ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, समझ रहे हो। अब आ जाओ, तो इस तरह से अगर मैं बातें करूं, आपने 3 सब्सटेंस देखा, एक थैलियम 3, एक आपने देखा लेड 4, और एक आपने देखा बिस्मथ 5। ये तीनों ही इनर्ट पेयर इफेक्ट से डिस्टेबलाइज्ड है, डिस्टेबलाइज्ड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। जेड लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों ही डिस्टेबलाइज्ड हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से, सही है। और तीनों ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इन तीनों में भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा,
जिसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करना है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो इन तीनों में भी ऑक्सीडाइजिंग पावर उधर ज्यादा हो। हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग में Z और S दोनों चलता है, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से, या यूं कह लो कि जितना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तो आपका तीनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी थैलियम 3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका लेड 4, और लेड 4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका बिस्मथ 5, क्लियर है। तो ये आपने देखा, क्या यहां तक वाला हर एक चीज अच्छे से क्लियर है हम लोगों का या नहीं? कहीं कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ ले, या नहीं है तो ओके करें कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ना हम लोगों को, जल्दी करें। अच्छे से क्लियर कर ले सभी लोग, या कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ ले प्लीज। अब इसके बाद सारे ग्रुप का पी इनर्ट पेयर इफेक्ट इस तरह से कंप्लीट हुआ, मतलब पी ब्लॉक वाली स्टेबिलिटी। हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कशन किया है, यहां कोई भी डिस्कशन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग नहीं हुई अभी, ठीक है। और अपन फोकस भी हुए हैं आखिरी 3 मेंबर पर ज्यादातर करके, नीचे वाले 3 मेंबर पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस करा है। तो सारे ब्लॉक की स्टेबिलिटी ऑफ आयन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो मामला खुलता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, वो वाला मामला है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में अब हिसाब किताब क्या है कि कोई आयन अगर अनस्टेबल भी है तो हो सकता है कि उसका कोई कंपाउंड स्टेबल हो, एग्जिस्ट करे, और कोई स्टेबल आयन का भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड अनस्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का मामला ही कंप्लीट अलग है। मैं सोचता हूं इसका एक स्पेशल एडिशन तैयार करूं, एक स्पेशल लेक्चर में इसको डिस्कस करूं, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, अच्छा खासा इसमें टाइम लगता है। चलो मैं इसको रहने देता हूं, अगले सेशन में हम लोग बढ़िया से निपटाते हैं, एक पूरा सेशन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पर करते हैं। एस ब्लॉक तो नहीं, चूंकि आयोनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी के थ्रू डिस्कस होगा। ब्लॉक डी ब्लॉक में जितना भी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है कि कहाँ क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये बना मतलब जो रिलेटेड है इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स से, उससे रिलेटेड चीजों पर हम लोग अगले दिन काम करते हैं। इस सेशन को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो। डी पी एस एफ चारों आयंस। तो आज के लिए इतना ही, तो देवी और सज्जनों विदा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।